हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज का डे 28 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। द ओपिनियन एंड द बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज तो एटीट्यूड का वो कौन सा पार्ट है जो किसी व्यक्ति के थॉट्स, बिलीफ और ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस हैं अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, फीलिंग कंपोनेंट या फिर कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉग्निटिव कंपोनेंट। क्योंकि जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है वो किसी भी पर्सन के आइडिया, बिलीफ और ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करता है और जो इसका रिलेशन होता है वो थिंकिंग प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? अफेक्टिव कंपोनेंट फीलिंग्स और जो इमोशंस है उनको शो करता है और बिहेवियरल कंपोनेंट है वो किसी सिचुएशन में एक्शन या फिर बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। और फीलिंग कंपोनेंट ये भी एक इमोशन और जो फीलिंग्स हैं उनको इंडिकेट करता है, लेकिन ये ओपिनियन को नहीं बताता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉग्निटिव कंपोनेंट। नेक्स्ट है विच हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल। देखो, डिमांड बिल वो बिल होता है जो प्रेजेंटेशन के टाइम इमीडिएटली पेएबल हो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा बिल है जो हुंडी जैसा होता है। ठीक है, तो जो दर्शनी हुंडी होती है ना, दर्शनी हुंडी वो बिल्कुल सिमिलर होती है डिमांड बिल के जैसे, क्योंकि ऐसे ही प्रिंसिपल, जो सेम प्रिंसिपल जो डिमांड बिल में होते हैं वो ही दर्शनी हुंडी में होते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो पेमेंट है ना वो ऑन डिमांड की जाती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दर्शनी हुंडी, क्योंकि दर्शनी हुंडी को देखते ही पेमेंट करनी पड़ती है, बिल्कुल डिमांड बिल की तरह। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय चार्ट नोन एज। कौन सा चार्ट नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड एंड पुअर चार्ट, NYSE चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट या फिर ड्यू पॉइंट चार्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्यू पॉइंट चार्ट। देखो, जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस होता है वो एक फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक होती है जो बताता है कि जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करता है ड्यू पॉइंट चार्ट। ठीक है, सपोज किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। अब मैनेजर को ये समझ नहीं आ रहा कि जो प्रॉफिट है वो कम क्यों हो रहा है। क्या इसका प्रॉफिट कम होने का रीज़न सेल्स का कम होना है, या फिर एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं इस वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, या फिर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा इसलिए प्रॉफिट घटता जा रहा है। तो क्या रीज़न है उसको एक्सप्लेन करेगा ड्यू पॉइंट चार्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एनालिसिस करने का जो काम करता है वो ड्यू पॉइंट चार्ट ही करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑगिव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द। ऑगिव ग्राफ की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाली जाती है? मीन, मोड या फिर मीडियन। देखो, ऑगिव एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिजाइन टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कस्टमर को ऑर्डर देने से लेकर डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस इनको सपोर्ट करता है? ऑप्शंस हैं ECRM, ERP, ई कॉमर्स या EDI। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ECRM। ECRM का फुल फॉर्म क्या होता है? ECRM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी जो ECRM है ये एक डिजिटल सिस्टम होता है जो कंपनी और जो कस्टमर है उनके बीच में रिलेशन को मैनेज करता है। ठीक है, और इसका जो मेन पर्पज होता है वो ECRM का वो होता है कस्टमर्स की जो नीड है उनको समझना, ऑर्डर्स हैं उनको ट्रैक करना और जो कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करना, ये होता है काम ECRM का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट राइट डज अ कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर के साथ फ्रॉड या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उस केस में उनके पास, कंज्यूमर्स के पास कौन सा लीगल राइट होता है जिससे वो कंप्लेन कर सके? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इक्वलिटी या राइट टू सिक रिड्रेसल या नन ऑफ दीज।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू सीक रिड्यूसल। देखो ये राइट जो होता है ये कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उन कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं उनकी अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, राइट टू सीक रिड्यूसल। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब सेंडर का मैसेज रिसीवर को क्लियरली और करेक्टली जब समझ आ जाता है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है? जब इंफॉर्मेशन को इंटेंशनली मॉडिफाई करके भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। जैसे एम्प्लॉई बॉस को सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बताए और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हाइड कर ले, तो ये फिल्टरिंग हो गया। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है, ये कम्युनिकेशन बैरियर माना जाता है फिल्टरिंग। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्टिव परसेप्शन। तो सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है? जब रिसीवर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन समझना चाहता हो जो उसकी थिंकिंग या जो बिलीफ है उनके अकॉर्डिंग हो, तो ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर माना जाता है। नेक्स्ट, इमोशंस। इमोशंस का क्या मतलब होता है? अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है या फिर इमोशनल है तो वो जो मैसेज है वो मैसेज को प्रॉपरली नहीं समझ पाता। जैसे गुस्से में आदमी जो नॉर्मल बात है उनको भी गलत समझ लेता है, तो ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर माना जाता है। लास्ट बचा इंटरेस्ट लेवल। तो इंटरेस्ट लेवल क्या होता है? अगर किसी टॉपिक में इंटरेस्ट अच्छा है हमारा तो कम्युनिकेशन और भी इफेक्टिव हो जाता है। तो हाई जो इंटरेस्ट कम्युनिकेशन है ना, जो हाई इंटरेस्ट लेवल है, ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, ये बैरियर नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरेस्ट लेवल को बैरियर नहीं माना गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिज्मेटिक लीडर। देखो कैरिज्मेटिक लीडर्स कौन होते हैं? कैरिज्मेटिक लीडर्स वो होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी और जो स्ट्रॉन्ग विजन से लोगों को इंस्पायर करते हैं और साथ में अपने जो कॉन्फिडेंस से फॉलोअर्स को मोटिवेट भी करते हैं। कॉन्फिडेंस और जो कम्युनिकेशन होता है इनका, तो इनसे इनके फॉलोअर्स मोटिवेट भी होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कैरिज्मेटिक लीडर का नहीं है। फर्स्ट, विजन एंड आर्टिकुलेशन। इसका मतलब होता है कि ऐसे लीडर्स के पास है ना फ्यूचर का क्लियर विजन भी होता है और आर्टिकुलेशन भी होता है। ठीक है, तो ये कैरिज्मेटिक लीडर का क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, पर्सनल रिस्क। जो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं ना वो अपनी गोल अचीव करने के लिए रिस्क लेने से नहीं डरते, वो रिस्क लेते हैं, पर्सनल रिस्क। तो ये भी कैरिज्मेटिक लीडर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेंसिटिविटी टू फॉलोअर्स नीड्स। तो इसका मतलब होता है कि जो कैरिज्मेटिक जो लीडर्स होते हैं ना वो अपने फॉलोअर्स की जो फीलिंग्स हैं, उनकी नीड्स हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कैरिज्मेटिक लीडर्स का। लास्ट, कन्वेंशनल बिहेवियर। कन्वेंशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल और जो नॉर्मल तरीके से जो काम करने वाला बिहेवियर होता है वो फॉलो करते हैं कैरिज्मेटिक लीडर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कैरिज्मेटिक जो लीडर्स होते हैं वो उनकी जो थिंकिंग होती है वो यूनिक होती है और डिफरेंट स्टाइल वो फॉलो करते हैं और जो इनोवेशंस होते हैं उनको पसंद करते हैं कैरिज्मेटिक लीडर्स। कन्वेंशनल बिहेवियर उनको पसंद नहीं है। कन्वेंशनल मतलब जो रूढ़िवादी पहले से जो चलता आ रहा है उस बिहेवियर को वो फॉलो नहीं करते, इसलिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कैरिज्मेटिक लीडर्स का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स मे बी कॉज्ड बाय। एक एसेट्स के आउटडेटेड या फिर पुराने पड़ जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ऑब्सोलेंस मतलब पुराना पड़ जाना। तो कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स है किन कारणों से पुरानी पड़ती है? फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जैसे एक फैक्ट्री में कोई पुरानी मशीन लगी है और अब मार्केट में और भी फास्टर काम करने वाली मशीन आ गई, तो जो पहले से लगी हुई मशीन है वो पुरानी पड़ जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो ऑब्सोलेंस करते हैं। बी है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड। जैसे पहले प्रोडक्शन का कोई पुराना मेथड यूज होता था, अब कोई उससे फास्ट मेथड आ गया जिससे फास्ट काम हो जाता है और कॉस्ट भी कम होती है, तो इस वजह से भी जो एसेट्स है वो पुरानी पड़ जाएगी। नेक्स्ट, लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शंस। लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं?
जैसे कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो कुछ मशीन्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, या तो वो ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है या फिर वो सेफ्टी रूल्स की वजह से कुछ मशीन्स को काम करने से वो बंद कर देगी, तो इस वजह से भी कोई मशीन है वो ऑब्सोलेंस हो सकती है, ये भी रीज़न है। नेक्स्ट है चेंज इन मार्केट डिमांड। जैसे कोई कंपनी सीडी प्लेयर बनाती थी और मार्केट में नए जो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं वो आ गए और ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो आ गए, तो उससे क्या हुआ, जो सीडी प्लेयर्स हैं उनकी डिमांड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, तो इस वजह से भी ऑब्सोलेंस हो सकता है, ये भी रीज़न होता है ऑब्सोलेंस का। ठीक है, तो सारे रीजंस हैं ऑब्सोलेंस के, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ₹5,000 रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। देखो, सब टेनेंट से 5,000 रुपये रेंट रिसीव हुआ, लेकिन गलती से हमने क्या किया कि जो रेंट का अमाउंट है उसको हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है अकाउंटिंग एरर से। ठीक है, देखो इसकी क्या करेक्ट एंट्री होनी थी, जब भी रेंट रिसीव होगा तो जो रेंटल इनकम है वो एक इनकम होती है, तो वो क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो राइट आंसर जो एंट्री होती है वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ये राइट एंट्री पास होनी थी, लेकिन गलती से उन्होंने रेंट अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में 5,000 रुपये जो क्रेडिट होने चाहिए थे वो 5,000 रुपये उसने डेबिट कर दिया, तो 5,000 जो क्रेडिट होने थे डेबिट कर दिया, इससे क्या होगा, जो टोटल डिफरेंस है वो 10,000 रुपये का क्रिएट हो जाएगा, और डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से 10,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज़, टैली सॉफ्टवेयर में नई कंपनी क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, Alt F1, Alt F3, Alt F2 या फिर स्कैप की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Alt F3। ठीक है, टैली में जब भी कंपनी क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए Alt F3 बटन यूज़ होता है, शॉर्टकट की यूज़ होती है। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो डायरेक्टिंग प्रिंसिपल नहीं है, डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए, इसको बोलते हैं हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल बिल्कुल है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कोई एम्प्लॉई है उसको सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉई को मल्टीपल बॉसेस से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो एम्प्लॉई कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये भी आपका डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ को जो एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो ये भी आपका डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल है। लास्ट है फॉलोअप, तो फॉलोअप जैसा कोई भी डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, तो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट है, मार्केट वैल्यू है, या यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू है। देखो इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो उस रिटर्न का रेट होता है जो वो अपनी कैपिटल जब सैक्रिफाइस करते हैं ना उसके बदले जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल वो इन्वेस्ट कर चुके हैं कंपनी में, अगर उस कैपिटल को वो कहीं और इन्वेस्ट करते, ठीक है, तो वहाँ से जो रिटर्न उसको मिलती, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, कि कहीं और इन्वेस्ट करने की बजाय हमने कंपनी में जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट किया है, तो उसके बदले जो भी हमें कॉस्ट मिल रही है तो उसको बोलते हैं यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किस मैनेजमेंट थिंकर ने दिया था, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, F.W. टेलर, एल्टर मायो, या फिर पीटर एफ ड्रकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीटर एफ ड्रकर। देखो जो पीटर एफ ड्रकर है ना, इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, फादर ऑफ MBO इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है
MBO कॉन्सेप्ट को। आज का लास्ट क्वेश्चन है स्केलर चेन डिनोट्स। तो स्केलर चेन का मैनेजमेंट में क्या मीनिंग होता है? क्या स्केलर चेन एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, अप्रेजल प्रोसेस है, या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक है? देखो, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी की वो चेन जो सबसे ऊपर के ऑफिसर से लेके एम्प्लॉयज़ सबसे नीचे वाले एम्प्लॉय तक आती है, उसको बोलते हैं स्केलर चेन। यानी कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अथॉरिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये सब स्केलर चेन बताती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।